चलिए आज इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को समझने की कोशिश करते हैं, इसमें क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्यों ये अपने किए गए प्रॉमिसेस पे खरा नहीं उतर पाया। इससे पहले कि वीडियो को शुरू करें, 3 फरवरी को हमारा एथिक्स बैच शुरू होने वाला है। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड यू नीड टू स्टडी एथिक्स, तो आप पिन्ड कमेंट में जाके पहला जो पिन कमेंट होगा उसमें व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक कीजिए एंड यू कैन टॉक टू मी रिगार्डिंग जॉइनिंग द एथिक्स बैच। प्रेजेंट बैच अभी चल रहा है जो कि 24 जनवरी में खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट बैच 3 फरवरी को शुरू होगा। सो मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग किसी भी इकोनॉमी जब स्टार्ट होता है, कोई भी देश नया स्टार्ट होता है, वो एग्रीकल्चर से शुरू होता है, एग्री सेक्टर से। उसके बाद वो शिफ्ट होता है मैन्युफैक्चरिंग में और वहाँ से वो शिफ्ट होता है सर्विस में। अपना इंडिया यूनिक था, जो मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया, एग्री से सीधा सर्विस में कूद गया और सर्विस में अब ज़्यादातर जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन है वो सर्विस से आ रहा है। तो अगर हम ग्लोबल पर्सपेक्टिव को देखें, दुनिया को देखें, तो देयर इज़ अ स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन पूरी दुनिया में। हिस्टोरिकली इकोनॉमिक ग्रोथ हैज़ फॉलोड अ ट्रैजेक्टरी वेयर एग्रीकल्चर्स शेयर इन जीडीपी डिक्रीजेस। एग्रीकल्चर का कम होता है और मैन्युफैक्चरिंग का बढ़ता है। मैन्युफैक्चरिंग का पीक तब आता है जब मैन्युफैक्चरिंग आपके पूरे जीडीपी का 35 टू 40% कंट्रीब्यूट करता है। तब जाके मैन्युफैक्चरिंग का पीक आता है और तब जाके सर्विसेज टेक ओवर। यूएस में भी यही हुआ, यूरोप में भी यही हुआ, हम चाइना में भी यही होता हुआ देख रहे हैं, पर इंडिया में ऐसा नहीं हुआ है। देखो ग्लोबल नॉर्थ को बोलते हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना, अमेरिका, यूरोप, इनको ग्लोबल नॉर्थ बोलते हैं। और अफ्रीका, इंडिया जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनको ग्लोबल साउथ बोला जाता है। तो ग्लोबल नॉर्थ का अगर हम एग्जांपल देखें तो डेवलप्ड नेशंस लाइक यूएसए, जर्मनी सक्सेसफुली फॉलोड दिस पाथ, अचीविंग सस्टेनेबल ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट थ्रू मैन्युफैक्चरिंग। इनका ग्रोथ भी सस्टेनेबल था और अनएम्प्लॉयमेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं था। एम्प्लॉयमेंट इनके देश में भरपूर मिलता रहा क्योंकि एग्रीकल्चर से लोग सीधा सर्विस सेक्टर में शिफ्ट नहीं हो सकते हैं। आप एक किसान को सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बना सकते हैं, आप किसान को मिल में काम करा सकते हैं थोड़ी बहुत ट्रेनिंग देके। तो इससे क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट की इशू नहीं बनते हैं। एक किसान खेतों को मैकेनाइज कर दिया, जहाँ पे किसान काम करता था वहाँ मशीन काम करने लग गई और जो किसान थे उनको ट्रेनिंग देके आप फैक्ट्रियों में उनको लगा देंगे। तो किसानी से वो अगर 10 रुपए कमाता था तो फैक्ट्री में काम करके वो 100 रुपए कमाएगा। तो इससे क्या होता है कि लोगों की आमदनी बढ़ जाती है और आपका इकोनॉमी भी जो है वो डेवलप करता है। इंडिया में ये चीज़ हमें देखने को नहीं मिला। किसान किसानी ही करता रहा, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, एक के जगह 10 काम करने लग गए। जस्ट दिख रहा है कि सब काम कर रहे हैं मगर असल में कुछ नहीं हो रहा है वहाँ पे। और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा नहीं, सीधा सर्विस इकोनॉमी खुल गया जहाँ पे लोगों की उतनी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि सर्विस इकोनॉमी में कंप्यूटर्स का बहुत ज़्यादा रोल आ जाता है। वहाँ पे 10 का काम एक कंप्यूटर कर देता है, तो वहाँ पे उतनी एम्प्लॉयमेंट नहीं बन पाती है। तो इस वजह से मैन्युफैक्चरिंग का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था इंडिया के लिए। India's unique case. Despite aiming for this trajectory, India has faced stagnation in its manufacturing growth, leading to questions about its economic strategy. इंडिया का जो ट्रैजेक्टरी था ये बिल्कुल ही अलग था। मैन्युफैक्चरिंग कभी इंडिया का ठीक से उठ नहीं पाया और एक तरीके से स्टैग्नेट हो गया और एक बहुत ही अजीब सा इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी हमें देखने को मिलता है। मेक इन इंडिया की एक बात करें तो मेक इन इंडिया में प्रॉमिस किया गया था, लॉन्च हुआ था 2024 में और प्रॉमिस किया गया था कि 2025 तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो शेयर होगा वो जीडीपी में वो 25% होगा। बट ये कभी नहीं रियलिटी बन पाया। लाइक मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट प्रॉमिसेस, गवर्नमेंट ने स्मार्ट सिटी का प्रॉमिस बहुत डंके बजा बजा कर किया था, पर आजकल हमें पिछले 3-4 सालों से स्मार्ट सिटी का नाम भी सुनने को नहीं मिला। प्रॉमिस था कि 100 स्मार्ट सिटीज बनाई जाएंगी, आज से 7-8 साल पहले तक बहुत इसका गाजा बाजा बचा था, पर आज एक भी स्मार्ट सिटी हमें देखने को नहीं मिलते हैं। तो बातें बहुत बड़ी बड़ी हुई थी, प्रॉमिसेस बहुत बड़े-बड़े किए थे, पर ज़मीन पे आज हमें कुछ नहीं मिलता है। ज़मीन पे हमें मिलता है तो सिर्फ ट्रैफिक जैम्स और ज़हरीला धुआँ, ज़हरीला हवा, पॉल्यूटेड हवा। आउटकम अगर हम देखें तो डिस्पाइट द ऑप्टिमिज्म बहुत था, पर मैन्युफैक्चरिंग का जो शेयर है वो स्टैग्नेट हो गया अराउंड 16%। बात थी 25% की, 16% में ही स्टैग्नेट हो गया और कोई भी एम्प्लॉयमेंट में बढ़ोतरी नहीं हुई और आउटपुट में बढ़ोतरी नहीं हुआ। अगर आप लोग ये वीडियो मैं 7 जनवरी को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर आप लोग स्टॉक मार्केट को फॉलो करते हो तो आप लोगों को पता चलेगा कि 6 जनवरी एक दिन पहले ज़्यादातर कंपनीज के रिजल्ट्स आए, क्वार्टरली रिजल्ट्स, और क्वार्टरली रिजल्ट्स में देखने को मिला कि हर कंपनी का आउटपुट बहुत बेकार है, कहीं पे ग्रोथ नहीं है। गवर्नमेंट क्लेम कर रही है 6.5% हमारा जीडीपी ग्रो हुआ है, पर अगर हमारी बड़ी बड़ी कंपनीज, रिलायंस जैसी कंपनीज आउटपुट ही नहीं दिखा रही है तो ग्रोथ कहाँ हुआ है, ये सोचने वाली बात है। और स्टॉक मार्केट, अगर 6 जनवरी, ये बात रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ, 6 जनवरी में आपने देखा कि स्टॉक मार्केट कितना ज़्यादा क्रैश हुआ बिकॉज ऑफ सच टेरेबल एंड पुअर रिजल्ट्स ऑफ दीज कंपनीज।
हाई प्रोफाइल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो बहुत कहानियाँ बनी थी, फॉक्सकॉन जैसी ताइवानीज़ कंपनी इंडिया में आएगी और बड़े-बड़े प्लांट्स लगाएँगी, इंडिया हब बन जाएगा स्मार्टफ़ोन मैन्युफैक्चरिंग का, एम्प्लॉयमेंट्स जनरेट होगा। खोला उन्होंने प्लांट, पर ऐसा कोई बहुत बड़ा कोई इम्पैक्ट नहीं आया हमारी इकोनॉमी में। व्हाइल कंपनीज़ लाइक फॉक्सकॉन मेड हेडलाइन्स, देयर मैक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट हैज़ बीन लिमिटेड। अगला पॉइंट देखते हैं, फेनोमेना ऑफ प्रीमैच्योर डी-इंडस्ट्रियलाइज़ेशन। डी-इंडस्ट्रियलाइज़ेशन होता है, अमेरिका में भी हो गया क्योंकि उनकी इकोनॉमी बहुत बड़ी बन गई और वो मैन्युफैक्चरिंग से सर्विस में शिफ्ट हो गए और इंडस्ट्री धीरे-धीरे खत्म हो गई या शिफ्ट हो गई। अमेरिका से निकल के चाइना में आ गया, वियतनाम में आ गया, ताइवान में आ गया, इंडिया में भी कुछ-कुछ आया, बांग्लादेश में टेक्सटाइल चला गया। तो डी-इंडस्ट्रियलाइज़ेशन हुआ है वहाँ पे अमेरिका में, मगर वो तब हुआ है जब सर्विस ने कैच अप कर लिया और तब हुआ है जब इंडस्ट्री पूरी मैच्योर हो गई थी। यहाँ पे तो मैच्योर ही नहीं हुआ, मैच्योर होने के पहले ही डी-इंडस्ट्रियलाइज़ हो गया। तो premature deindustrialization refers to the decline of manufacturing's GDP share at a much lower level than seen in developed nation. Developed nation तो फिर भी 40% शेयर तक लेके जाती थी, फिर डी-इंडस्ट्रियलाइज होती थी। अपने तो 16% में ही डी-इंडस्ट्रियलाइज हो गया। द stagnation of manufacturing at 14 to 16% since 1980s is a sign of this trend, raising concern about sustainable economic development. सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे बहुत बड़ा क्वेश्चन है अभी अगर डी-इंडस्ट्रियलाइज हो जाए और 1980 से ये 14 टू 16% पे ही इसका मार्केट शेयर चिपका हुआ है मैन्युफैक्चरिंग का जीडीपी शेयर। Global relevance, similar trends are observed in other developing nations, sparking debate on the relevance of service-led growth model. बाकी जो डेवलपिंग नेशंस हैं वहाँ पे भी ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं क्योंकि सर्विस लेड ग्रोथ जो है वहाँ पे भी हमें देखने को मिलता है क्योंकि अभी अमेरिका और इन सब देशों में ना सर्विस की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। फिलीपींस, इंडिया, फिर नाइजीरिया, इन सब देशों से वो अपने सर्विस का काम करा लेते हैं। तो इस वजह से इन देशों का सर्विस आउटपुट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ नज़र आता है हमें। अच्छा, पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करें इंडिया की, पहले इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग की पूरी इतिहास की बात करें तो 1950 से लेके 1980 तक मैन्युफैक्चरिंग का जो जीडीपी शेयर था वो 8 से 9% से शुरू होकर 14 से 16% तक रह गया। 91 में लिबरलाइजेशन होता है, एक्सपेक्ट किया जाता है कि मैन्युफैक्चरिंग बहुत बढ़ेगा, मगर तब भी मैन्युफैक्चरिंग स्लो और अनइवन ही रहा। इन्वेस्टमेंट की बात थी, ज़मीन मिलने की बात थी, स्किल्ड लेबरर्स की बात थी, बहुत सारे बॉटलनेक्स थे जिस वजह से 91 के बाद भी मैन्युफैक्चरिंग में कोई खास इजाफा नहीं हो पाया। फिर कोविड-19 का इम्पैक्ट आया। पैंडेमिक कॉज्ड अ टेम्परेरी डिप एक्सपोजिंग वल्नरेबिलिटीज इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। प्लस एमएसएमई सेक्टर को पहले डीमोनेटाइजेशन ने बड़े-बड़े झटके दिए, फिर जीएसटी ने बहुत बड़ा झटका दिया, फिर कोविड ने झटका दे दिया। इसी तरीके से चल रहा है। लास्ट अगर आप 10 साल का उठा के देखें, 2016 से अभी तक का उठा के देखें तो हर दूसरे तीसरे साल में कुछ ना कुछ होता रहा है एंड मोस्टली इट्स गवर्नमेंट इंड्यूस्ड। आप कोविड को छोड़ दीजिए, सिर्फ कोविड को अगर आप छोड़ देंगे तो बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो गवर्नमेंट इंड्यूस्ड इम्पैक्ट हैं, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन हो, चाहे वो जीएसटी हो। फिफ्थ पॉइंट अगर देखें तो एम्प्लॉयमेंट चैलेंजेस इन मैन्युफैक्चरिंग। एम्प्लॉयमेंट का क्या इशू रहा है? लो एम्प्लॉयमेंट शेयर। मैन्युफैक्चरिंग जो भी था, इट हैज ओनली एम्प्लॉयड अराउंड 11 टू 12% ऑफ आवर वर्कफोर्स व्हिच इज फार बिलो पोटेंशियल। मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है कि ज्यादातर लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे देश में, मगर ये सिर्फ 11 से 12% लोगों को ही एम्प्लॉयमेंट दे पाया है। जॉब फॉर्मलाइजेशन का एक इशू है। लार्ज स्केल फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग हैज नॉट मटेरियलाइज्ड। फॉर्मल जॉब्स बहुत कम हो गई हैं। आजकल के टाइम में भी कंपनीज कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर से काफ़ी छोटे-मोटे जो अपने काम होते हैं वो करवा लेती है। फॉर्मल जॉब्स की अभी भी कमी है। अगर आप टेक्सटाइल सेक्टर देख लो तो वो सीज़नल की तरह काम करती है। जब सीज़न होता है तब लोगों को रखते हैं, फिर 4-4 महीने के लिए लोगों को निकाल दिया जाता है विदाउट एनी पेमेंट। तो ये हाल हो रखा है जॉब का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग हैज़ नॉट मटेरियलाइज्ड एज एक्सपेक्टेड, लिमिटिंग इकोनॉमिक इंक्लूसिविटी। एमएसएमई का रोल देखें तो एमएसएमई, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो हैं, ये बहुत ज़्यादा लेबर इंटेंसिव होती हैं, बहुत ज़्यादा नौकरियां जनरेट करती हैं, मगर इनको भी सिस्टमैटिक तरीके से ख़त्म किया गया है बाय जीएसटी एंड डिमोनेटाइजेशन। आर मोर लेबर इंटेंसिव बट फेस सिग्निफिकेंट चैलेंजेस इन स्केलिंग अप। स्केलिंग अप होने के लिए भी प्रॉब्लम है। इनको चीज़ें जो रॉ मटेरियल है वो भी महंगा पड़ता है। बड़ी कंपनीज इनको एक्वायर करने के लिए भी आ जाती हैं और इनको अपना माल प्रॉफिट में बेच पाना भी मुश्किल है। इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करना भी थोड़ा सा रिस्की माना जाता है। गवर्नमेंट की तरफ से जितना हेल्प होना चाहिए था उतना हेल्प मिल नहीं रहा है इनको। उल्टा टैक्सेस के मार और ऐसे उल्टे सीधे पॉलिसीज, जीएसटी टाइप और डिमोनेटाइजेशन टाइप, सबसे ज़्यादा उसका मार इन्हीं लोगों को पड़ता है, एमएसएमई सेक्टर वालों को। अगर आप कुछ केस स्टडीज़ देखें इंडस्ट्रियल पॉलिसी का अपने देश का, कि अपने देश का जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो सिर्फ ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस में ही ज़्यादा अपना सर खपाता है कि सारे जो परमिशंस हैं वो फटाफट मिल जाए। ठीक है, वो अच्छी बात है, परमिशंस आपको जल्दी मिल जाते हैं, पर क्रेडिट
Beyond supply side intervention, policies focusing solely on ease of business and credit access are inadequate. Supply side में क्या? एक बिजनेस को क्रेडिट मिल पाना, पैसे सही भाव पे मिल पाना ताकि वो अपना काम शुरू कर सके, वो बहुत ही इनएडिक्वेट है। जो क्रेडिट स्कीम्स भी हैं गवर्नमेंट की, वो भी उतनी ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, रेगुलेशंस ठीक हो गए हैं, चीज़ें डिजिटल हो गई हैं, बट क्रेडिट का प्रॉब्लम अभी भी एमएसएमई सेक्टर फेस कर रहा है। जो मेन फोकस एरिया होना चाहिए हमारे इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ में, वो तो है सबसे पहला कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। हम इंडस्ट्री इसलिए नहीं खोल रहे हैं कि कुछ कुछ लोग जो हैं वही अमीर बने। हम इंडस्ट्री इसलिए खोलना चाहते हैं क्योंकि मेजॉरिटी इंडिया की जो डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसको हम बोलते हैं, मेजॉरिटी जनता जो है उसको प्रॉपर पैसे कमाने का जरिया मिले। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी मस्ट प्रायोरिटाइज जॉब क्रिएशन, जो कि नहीं हुआ है। गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था हर साल 2 करोड़ जॉब्स जनरेट करेंगे, उसका तो क्या ही हुआ भगवान ही जाने। एमएसएमई एड्रेसिंग चैलेंजेस इन इनपुट, एमएसएमई के इनपुट, एमएसएमई का इंफ्रास्ट्रक्चर और उनको टेक्नोलॉजी एक्सेस देने की व्यवस्था सरकार को ही करनी होगी। उसमें भी कोई काम नहीं है, उस पे पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी का एक्सेस ज़्यादातर बड़ी कंपनीज़ को ही होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर का फ़ायदा बड़ी कंपनीज़ को ही मिल रहा है। एमएसएमई के लिए ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट को मुहैया करानी पड़ेंगी, जिसके लिए पॉलिसीज़ उपयुक्त नहीं बनी हुई हैं। उसके बाद डोमेस्टिक डिमांड। डोमेस्टिक डिमांड तब बढ़ेगा जब इंडिया का इकोनॉमी अच्छा परफ़ॉर्म करेगा। इकोनॉमी अच्छा परफ़ॉर्म करेगा, लोग पैसे कमाएँगे, उनके जेब में पैसे होंगे तो खर्च करेंगे। किसी की कमाई ही नहीं है, जेब में पैसे ही नहीं है, एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है, तो कहाँ से डिमांड आएगा? डोमेस्टिक डिमांड सबसे ज़्यादा सफ़र करता है। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी में डोमेस्टिक डिमांड का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए। एनहांस परचेजिंग पावर इन लोअर इनकम ग्रुप। लोअर इनकम का परचेजिंग पावर बढ़ाओ, और परचेजिंग पावर बढ़ाने का ये मतलब नहीं है लाडली बहना और प्यारे भैया नाम की स्कीम से उनके जेब में फ्री के पैसे डाल दो। उनको एम्प्लॉयमेंट दो, वो कोई वैल्यू जनरेट करेंगे, उसके बदले में उनको पैसा मिलेगा। फ्री का पैसा नहीं चाहिए। फ्री के पैसे देने से क्या होता है? इकोनॉमी में ऑलरेडी स्लो डाउन है, इकोनॉमी में ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट है। उल्टा आप पैसा दे रहे हो तो इससे स्टैगफ्लेशन आता है। स्टैगफ्लेशन आता है, ठीक है? ऑलरेडी इन्फ्लेशन है देश में, ऑलरेडी रिसेशन है। उसके बाद मनी सप्लाई भी बढ़ा के आप इन्फ्लेशन और ज़्यादा क्रिएट कर रहे हो, उससे स्टैगफ्लेशन आता है, ठीक है? गवर्नमेंट को इतना सोच के ये काम करना चाहिए। एनहांस परचेजिंग पावर इन लोअर इनकम ग्रुप टू बूस्ट डिमांड फॉर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। अगर लोगों के हाथ में पैसा होगा तो अपने आप मार्केट में जो डिमांड जो है बूस्ट होगा। उसके बाद रीथिंकिंग मैन्युफैक्चरिंग इन 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी में अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग करना है तो आज से 60 साल पुराना पॉलिसी नहीं चलेगा। नए चीज़ें हैं जिसमें क्लाइमेट चेंज को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ऑल्टरनेटिव मॉडल्स ध्यान में रखने पड़ेंगे कि एक भी लार्ज फैक्ट्री की जगह डिसेंट्रलाइज्ड फैक्ट्रीज आपको करनी पड़ेंगी, जिससे रिसोर्सेज के एफिशिएंट यूज़ किया जा सके। देन प्लैनेटरी बाउंड्री, वही इकोलॉजिकल जो लिमिट्स है इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल करने के लिए, ताकि एनवायरनमेंट को ज़्यादा नुकसान ना पहुंचे, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। फिर रोल ऑफ सोशल प्रोटेक्शन। जो नॉर्मल जॉब्स होती हैं, फॉर्मल जॉब्स हैं, फुल टाइम परमानेंट जॉब्स होती हैं, उसमें जो एम्प्लॉय होता है उसका पेंशन, हेल्थ इंश्योरेंस, इन सब चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। मगर आजकल की कंपनीज ये नहीं चाहती हैं, इसलिए फॉर्मल जॉब्स कम हो गई हैं, गिग इकोनॉमी ज़्यादा हो गया है, कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर ज़्यादा हो गया है, जिससे कि ये सारी लाइबिलिटीज़ कंपनीज़ के ऊपर नहीं आती हैं। तो ट्रेडिशनल मॉडल में जो सोशल प्रोटेक्शन था वो देना कंपनीज़ के लिए लेस फीजिबल हो गया है, तो ये गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा। फ्लेक्सिबल इनकम। एज स्मॉल स्केल एंड इनफॉर्मल जॉब डोमिनेट, द स्टेट मस्ट प्ले अ लार्जर रोल इन प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी। अब सरकार को इस चीज़ की जिम्मेदारी लेनी होगी कि जो लोग अभी इनफॉर्मल जॉब्स में है, गिग इकोनॉमी में है, उनकी सोशल सिक्योरिटी। Labor laws, effective implementation and regulation are crucial to protect workers' right. Worker rights, कंपनीज नहीं चाहती हैं वर्कर को ज़्यादा राइट मिले, पर वर्कर का राइट्स भी ज़रूरी है, उसको सोशल सिक्योरिटी भी ज़रूरी है। तो एक ना एक तरीके से यहाँ पे गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को कुछ जिम्मेदारियाँ शेयर करनी पड़ेंगी कंपनीज के साथ, अगर वो चाहती हैं कि कंपनीज इंडिया में अच्छे से काम करें, उनके ऊपर भी बर्डन ना जाए और लोगों का भी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। अगला पॉइंट है चैलेंजेस इन डिमांड एंड वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। परचेजिंग पावर, लोगों का परचेजिंग पावर इंडिया में वाकई में बहुत कम हो गया है। कहते हैं कि जितनी भी नई कंपनीज आती हैं, सिर्फ इंडिया का जो टॉप 1.5 करोड़ लोग हैं उन्हीं को टारगेट करता है। 1.5 करोड़ लोग मतलब टॉप 1%, सिर्फ उन्हीं को टारगेट करके काम करती है। बाकी उनको लगता है 99% लोग नहीं खरीद पाएंगे उनका माल। 80-85 करोड़ लोग तो ऐसे ही फ्री का अनाज लेते हैं, वो क्या ही खरीदेंगे? वो आटा चावल खरीद नहीं पा रहे हैं, बाकी चीज़ें क्या खरीदेंगे? तो मेन कंपनीज जो हैं ये टॉप के 1.5 करोड़ लोग, उन्हीं को दिमाग में रख के अपना प्रोडक्ट बनाती हैं, उन्हीं के हिसाब से मार्केटिंग करती हैं। तो परचेजिंग पावर लोगों की बढ़ानी पड़ेगी। इंक्रीजिंग इनकम इन लोअर इनकम क्विंटाइल्स इज क्रिटिकल फॉर डोमेस्टिक डिमांड। 99% लोग के पास अगर पैसा नहीं है तो फिर देश का तो एक्चुअली में बुरा हालत होने वाला है।
वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन, इंडस्ट्रियल पॉलिसी मस्ट एड्रेस डिस्पैरिटीज टू इंश्योर इक्विटेबल ग्रोथ। सिर्फ कुछ ही लोग देश के दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन के बैठे रहें और बाकी लोग जो हैं वो फ्री का आटा चावल ही लेते रहें, ये तो ठीक बात नहीं है ना, कि 80-85 करोड़ लोग फ्री का आटा चावल ले रहे हैं और उधर हम प्राउड फील कर रहे हैं कि एक व्यक्ति देश का सबसे एशिया का सबसे अमीर आदमी बन गया, 5,000 करोड़ की शादी कर ली, लंदन में घर ले लिया, उसका कोई मतलब नहीं है और बाकी 85 करोड़ लोग लाइन में लग के भीख उठा रहे हैं सरकार की दी हुई, तो ये तो ठीक नहीं है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड वर्सेस डोमेस्टिक ग्रोथ, किस पे ध्यान रखें हम? एक्सपोर्ट ज़्यादा करें कि डोमेस्टिक ग्रोथ? दोनों ही चाहिए। एक्सपोर्ट आर इम्पोर्टेंट, इंडियाज़ वास्ट डोमेस्टिक मार्केट रिमेन अ की ड्राइवर। इंडिया में डोमेस्टिक डिमांड भी होना चाहिए, नहीं तो फिर इंडिया का ज़्यादातर जो था इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वो सब डोमेस्टिक डिमांड की वजह से ही चला। दुनिया भर की कंपनीज इंडिया में इसीलिए आती हैं क्योंकि यहाँ पे डोमेस्टिक एक डिमांड था एक समय पे। फाइनली अगर हम देखें कि न्यू विजन फॉर प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट क्या होना चाहिए, एक तो इंटीग्रेटेड सोल्यूशन होना चाहिए जिसमें आउटपुट पे ध्यान दें कि जीडीपी एक्चुअली में ग्रो करे, सिर्फ 6.5 का एक फेक डेटा लाके ना चिपका दिया जाए, आउटपुट एक्चुअली में हो, एम्प्लॉयमेंट आए, चीज़ें सस्टेनेबल हो, एनवायरमेंटली फ्रेंडली हो, इंक्लूसिविटी हो, कि सबका ग्रोथ हो, सब पैसा कमाए, ये नहीं कि टॉप के 10 परिवार ही पैसा कमा रहे हैं, बाकी सारे भीख मांग रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। थिंकिंग बियॉन्ड साइलोज, पॉलिसी मस्ट इंटीग्रेट इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल डायमेंशन, इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखना है। इनोवेशन करना है, इन्वेस्टिंग इन न्यू टेक्नोलॉजीज एंड मॉडल्स दैट अडेप्ट टू ग्लोबल एंड लोकल नीड्स। फाइनली a reimagined industrial strategy that balances growth with ecological and social responsibilities। एक नई इंडस्ट्रियल स्ट्रैटेजी की जरूरत है जिससे हमें ग्रोथ मिले, इकोलॉजिकली भी सस्टेनेबल हो और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी अपनी पूरी निभाए। सो दिस इज अ यूपीएससी मटेरियल। अगर इस टॉपिक पे क्वेश्चन कोई बनता है तो आपके पास ये कुछ रेलेवेंट पॉइंट्स होंगे जिस पे आप आंसर बना के लिख सकते हैं। थैंक यू।